नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पानीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। पानीपत से जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं एचएसएससी के एग्जाम के अनुसार, उन सभी पॉइंटों को बड़े बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हमने पुराने डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं, जैसे हमने पिछले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में हमने जाना है। आप सभी का उन डिस्ट्रिक्टों के ऊपर बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा है। आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया है उन वीडियो को, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया कि आप हमारे साथ में इसी प्रकार से बने रहिए। हम एक एक पॉइंट हरियाणा जीके का आप सभी का क्लियर करेंगे और ये सभी पॉइंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको एक भी रुपए नहीं देना, बिल्कुल फ्री सेशन चलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आज इस वीडियो में हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे और पानीपत के सभी पॉइंटों को बड़ी आसानी से क्लियर करेंगे। हम वीडियो के बीच में आपकी 2 सेकंड भी वेस्ट नहीं करेंगे। 2 सेकंड कितना होता है ये भी हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और उस समय को और कीमती बनाने के लिए हम आज पानीपत डिस्ट्रिक्ट करेंगे, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे और अच्छे तरीके से सभी पानीपत के सभी पॉइंटों को क्लियर करेंगे, और ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो ये भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी पॉइंटों को यदि क्लियर करते हुए चले तो आप अपने नोट्स में हेडिंग डाल लीजिए। हम भी यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं पानीपत। देखें, एक एक पॉइंट जो भी आपके जहन के अंदर आएगा, आपके मन के अंदर आएगा, उन सभी पॉइंटों को, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से क्लियर करते चलेंगे। पानीपत का इतिहास महाभारत कालीन रहा है और ये हमें पता चलता है महाभारत के अनुसार कि पानीपत को महाभारत काल में किस नाम से जानते थे। तो आप सभी को मालूम होगा पानीपत का महाभारत कालीन नाम पानप्रस्थ रहा है, दिल्ली का इंद्रप्रस्थ रहा है और सोनीपत का जो महाभारत कालीन नाम है वो सोनप्रस्थ रहा है। तो पानीपत का जो महाभारत कालीन नाम है बच्चे वो पानप्रस्थ रहा है। लेकिन पानीपत जिले के रूप में कब उभर कर आया था, पानीपत किससे अलग होकर जिला बना था और दोबारा जिला कब बना था, उन सभी पॉइंटों को हम एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। पानीपत का जिले के रूप में गठन हुआ था 1 नवंबर 1989 को, 1989 के अंदर 1 नवंबर 1989 को जब पानीपत का जिले के रूप में गठन हुआ था तो उस समय पानीपत के साथ में 3 जिले और हुआ करते थे, यमुनानगर, रेवाड़ी और कैथल। रेवाड़ी, यमुनानगर, कैथल और पानीपत कब बने हैं तो 4 के 4 डिस्ट्रिक्ट बने हैं 1 नवंबर 1989 को। लेकिन आज हम पानीपत जिले की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पानीपत की बात करेंगे। पानीपत डिस्ट्रिक्ट बना 1 नवंबर 1989 को। पानीपत जिला किससे अलग होकर बना, तो आपने याद रखना है 1 नवंबर 1989 को पानीपत करनाल जिले से अलग करके बनाया गया। लेकिन होता क्या है कि 24 जुलाई 1991 को पानीपत जो जिला बना था 1989 में, उस पानीपत को जिले को, जो पानीपत जिला बना था उस पानीपत जिले को रद्द कर दिया जाता है। पानीपत जिला बना 1 नवंबर 1989 में, पानीपत डिस्ट्रिक्ट रद्द हुआ 24 जुलाई 1991 के अंदर। पानीपत को रद्द करके वापिस किसके साथ में मिला दिया था, तो आप बताएंगे पानीपत को रद्द करके वापिस फिर से किस में मिला दिया, करनाल से। और पानीपत फिर से करनाल से कब अलग हुआ है, तो आप बताएंगे बच्चे करनाल से फिर से अलग हुआ है 1 जनवरी 1992 के अंदर फिर से अलग हुआ है। पानीपत पहली बार बना 1 नवंबर 1989 में, रद्द हुआ 24 जुलाई 1991 में, फिर से करनाल में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 के अंदर पानीपत को जिले के रूप में फिर मान्यता दी गई। ये पानीपत जिसका महाभारत कालीन नाम पानप्रस्थ है, दिल्ली का इंद्रप्रस्थ है, सोनीपत का सोनप्रस्थ है। ये पानीपत जिसका उपनाम बुनकर नगरी है,
ये पानीपत जिसका उपनाम क्या है, बुनकर नगरी। आपने नाम तो सुना ही होगा इंडियन आर्मी का, भारतीय थल सेना का। भारतीय थल सेना जिसके लगभग 75% कंबल है, भारतीय थल सेना के 75% कंबल हरियाणा के कौन से जिले से बनते हैं, तो आप बताएंगे पानीपत से। और इसी कारण बुनकर नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, पानीपत को। ये हरियाणा में ही बुनकर नगरी नहीं कहते। यदि नेशनल जीके में भी आपसे पूछेगा कि बुनकर नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो उसमें भी जिक्र आता है कौन से डिस्ट्रिक्ट का, पानीपत डिस्ट्रिक्ट का। भारतीय थल सेना के 75% कंबल बनते हैं पानीपत से। भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी जिसके 60% गोला बारूद रखने के बक्से जगाधरी यमुनानगर से बनते हैं। कहां से बनते हैं, जगाधरी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से बनते हैं। क्लियर है बच्चे। ये पानीपत जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो पानीपत के क्षेत्रफल के पॉइंट की बात करें तो एक बार बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। पानीपत का यदि हम क्षेत्रफल देखें कि पानीपत का एरिया कितना है, तो आप बताएंगे 1260 वर्ग किलोमीटर के अंदर पानीपत जिला फैला है। पानीपत डिस्ट्रिक्ट जिसका क्षेत्रफल पूछता है, तो पानीपत का क्षेत्रफल 1260 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा। पानीपत के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप बताएंगे 4 विधानसभा की सीट है। एक नाम आता है पानीपत सिटी का, एक पानीपत सिटी। दूसरा नाम आता है पानीपत ग्रामीण। दूसरा नाम किसका आता है, पानीपत ग्रामीण। उसके बाद में नाम आता है समालखा, और उसके बाद में 4th विधानसभा सीट का नाम है इसराना। ये पानीपत की एससी रिजर्व सीट है। पानीपत के अंदर विधानसभा की 4 सीटें हैं, पानीपत सिटी, पानीपत ग्रामीण, समालखा और इसराना। पानीपत की जो एससी रिजर्व सीट है उसका नाम है इसराना। याद रखिएगा। पानीपत जो जिला है उसके अंदर उपमंडल कौन कौन से पड़ते हैं, तो आप बताएंगे समालखा और पानीपत। ये पानीपत जिले के उपमंडल हैं। पानीपत जिले के अंदर तहसील कौन कौन सी है, पानीपत, समालखा, बापोली, इसराना, ये पानीपत की तहसील है। पानीपत जिले के अंदर उप तहसील कौन कौन सी है, मतलोढ़ा और मडलोढ़ा। मतलोढ़ा और एक मडलोढ़ा, ये पानीपत जिले की उप तहसील है। पानीपत के अंदर खंड कौन कौन से पड़ते हैं, तो पानीपत, इसराना, मडलोढ़ा, समालखा, सनोली, बापोली, ये पानीपत के अंदर खंड पड़ते हैं। ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट के कोई भी पर्सन शुरुआत करने से पहले का डाटा है, और ये डाटा आशा करता हूं कि आपने लिखा होगा। इस डाटा से भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप सभी चीजों को, एक एक चीज को लिखते हुए चलिएगा। आप इतने बेहतरीन नोट्स बनाइए कि आपके इन नोट्सों से अच्छी मार्केट में कोई बुक ही ना हो, आपको कोई बुक खरीदने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। हम आपको यहाँ पर हरियाणा जीके का एक एक वर्ड क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो ठीक है, आप हमारे साथ में पानीपत डिस्ट्रिक्ट को अंत तक देखें, अंत तक देखें कि आपने क्या पानीपत में पढ़ रखा है, और आज पहली बार आप पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या पढ़ रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में हम पानीपत डिस्ट्रिक्ट के जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं उनको एक एक करके क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन हम वही बात करेंगे जैसे और डिस्ट्रिक्टों के अंदर करते हैं। सबसे पहले हम पानीपत जिले के जितने भी तिथि से संबंधित, जितने भी डेट से संबंधित क्वेश्चन निकलते हैं उनका जिक्र करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो पानीपत में डेट से संबंधित सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो पानीपत की पहली लड़ाई का आता है। देखें, हम देखें पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं लगभग उनको पता है। पानीपत की जो पहली लड़ाई है, ये पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो आप बताएंगे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में हुई थी। 1526 में कौन से मंथ में हुई थी, तो आप बताएंगे अप्रैल 1526 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, पानीपत की लड़ाई में कौन से वंश का अंत हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई में कौन से वंश की शुरुआत हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई में कौन सा शासक मारा गया था, पानीपत की पहली लड़ाई में कौन से शासक ने किस वंश के शासक को हराया था। एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी
इब्राहिम लोदी और किसके मध्य हुई थी? तो आप बताएंगे बाबर के मध्य। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य होती है। इस युद्ध में बाबर विजय प्राप्त करता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, दिल्ली सल्तनत जिसकी नींव 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, दिल्ली सल्तनत जिसका प्रथम वंश गुलाम वंश था, दिल्ली सल्तनत जिसका अंतिम वंश लोदी वंश था, दिल्ली सल्तनत जिसका प्रथम वंश गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत जिसका अंतिम वंश कौन सा हुआ करता था? तो आप बताएंगे लोदी वंश। और लोदी वंश जिसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों मारे जाते हैं। और इसी के साथ में दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है। और पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने अपने एक नए वंश की नींव डालता है बाबर, और उस नए वंश का नाम होता है मुगल वंश। मुगल वंश की नींव कौन से युद्ध के पश्चात पड़ी थी, कौन से युद्ध के बाद में पड़ी थी? तो आप बताएंगे पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में, पानीपत के पहले युद्ध के बाद में। पानीपत में कौन सा, पानीपत का जो पहला युद्ध है उसमें किस वंश के शासक ने किस वंश के शासक को हराया था? तो आप बताएंगे मुगल वंश के शासक बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराया था। सभी पॉइंट क्लियर है। लोदी वंश हारा था, इब्राहिम लोदी हारा था, दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था। कब हुआ था? 1526 में। और बाबर ने दिल्ली सल्तनत को खत्म करके मुगल वंश की नींव डाली थी। कब डाली थी? 1526 में। लेकिन पानीपत का जो युद्ध हुआ था इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। और इस इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है ये पूछे तो आप बता देना पानीपत में। बच्चे, इब्राहिम लोदी का मकबरा आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप बताएंगे पानीपत में। लेकिन इब्राहिम सूरी का मकबरा आपसे पूछेंगे तो इब्राहिम सूरी का मकबरा आप बताएंगे नारनौल में। इब्राहिम सूरी जिसका मकबरा नारनौल में, इब्राहिम लोदी जिसका मकबरा पानीपत के अंदर है। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के बाद या इस युद्ध के पश्चात बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। पहली पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, इस लड़ाई के बाद में बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। काबुली बाग मस्जिद, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं काबुली बाग का किला कहां पर है? तो आप बताएंगे पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में अपनी बेगम मुसम्मत की याद में बनवाई थी। काबुली बाग मस्जिद है, ये बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई के बाद अपनी बेगम मुसम्मत की याद में बनवाई थी। और इसके ऊपर ब्लैक मार्बल का प्रयोग किया गया है, और ब्लैक मार्बल के आयत टाइप वो मार्बल लगाई गई है, उनके ऊपर कुरान लिखा हुआ है। क्लियर है? काबुली बाग मस्जिद एग्जाम में पूछे जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट मस्जिद है, जो पानीपत में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई के बाद में बनवाई थी। बच्चे, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद में पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकंड जो लड़ाई है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो आप बताएंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी नवंबर 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई नवंबर 1556 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अब ये चीज़ तो आपको मालूम है, ये चीज़ तो मालूम है आपको यहाँ पर हम नया क्या सिखाने जा रहे हैं वो समझें आप। पानीपत की पहली लड़ाई दूसरी लड़ाई नवंबर 1556 में हुई थी। अकबर जिसका जन्म लगभग 1542 में हुआ था, ये लगभग क्या हुआ ही था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। अक्टूबर 1556 के अंदर पानीपत की दूसरी लड़ाई नवंबर में हुई थी, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं अक्टूबर की। अक्टूबर 1556 में दिल्ली की गद्दी के ऊपर हेमचंद्र विक्रमादित्य, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक बैठता है। जब दिल्ली की गद्दी हेमचंद्र विक्रमादित्य ने हथिया ली थी,
हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठ गया था और जब इस बात का पता अकबर को चलता है कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर हेमचंद्र विक्रमादित्य बैठ गया, वो हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने से पहले आदिल शाह का प्रधानमंत्री था, रेवाड़ी में नमक का व्यापार करता था, लेकिन रहने वाला अलवर का था। दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने वाला अंतिम हिंदू हेमचंद्र। जैसे ही हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठता है, अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ही अकबर को इस बात का पता चलता है कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर हेमचंद्र विक्रमादित्य बैठ गया, अकबर ने अपने सभी सेनापतियों को थानेसर कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होने के आदेश दिए। जब सभी सेनापति थानेसर कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होते हैं तो अकबर उनके सामने इस बात को रखता है कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर हेमचंद्र विक्रमादित्य बैठ गया है, उसको किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से दिल्ली की गद्दी से उतारना है। अब सभी सेनापति और अकबर के मन में बस एक ही चिंतन था, एक ही डर था सभी के मन में कि हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है, कोई भी लड़ाई हारा नहीं है। हेमचंद्र विक्रमादित्य पानीपत की दूसरी लड़ाई से पहले सभी लड़ाइयां जीता था। इस बात का डर अकबर के सभी सेनापतियों को और अकबर को भी था। अब वो थानेसर कुरुक्षेत्र में जब इस बात का आगाज करता है अकबर कि हमने दिल्ली की गद्दी से हेमचंद्र विक्रमादित्य को किसी भी प्रकार से उतारना है, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य का कोई भी सिपाही, कोई भी सैनिक और अकबर का कोई भी सेनापति, कोई भी जो भी सेनापति थे, कोई भी जो भी अधिकारी थे और अकबर, कोई भी हाई नहीं बरता है। लेकिन अकबर का एक सेनापति जिसका नाम बैरम खान ने कहा कि हम हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ में युद्ध करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन बैरम खान के मन में शायद एक पल ये भी आया होगा कि यदि हम हेमचंद्र विक्रमादित्य से किसी रणनीति के तहत युद्ध जीत भी जाते हैं तो अकबर के सामने जो हमारी साख बनेगी वो सबसे अलग होगी। अकबर का नज़रिया कुछ अलग हो जाएगा हमारे प्रति और हम उसका पूरा फायदा उठाएंगे, ऐसा अकबर के सेनापति बैरम खान ने सोचा होगा। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई लगभग 5 नवंबर 1556 में पानीपत के युद्ध के मैदान में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में शुरू होती है। लेकिन अकबर की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था वो बैरम खान था। हेमचंद्र विक्रमादित्य पानीपत की दूसरी लड़ाई में हाथी के ऊपर बैठकर युद्ध कर रहे होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य युद्ध जीतने ही वाले थे, लेकिन अचानक एक तीर उनकी आंख में आकर लगता है और जैसे ही एक तीर उनकी आंख में आकर लगता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य हाथी से नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तब तक वो होश संभालते हैं, अपनी आंख से तीर निकालते हैं। तब तक वो होश संभालते हैं और अपनी आंख से तीर निकालते हैं। उस समय तक उसके चारों तरफ मुगल सेनापति घूम चुके होते हैं। उस समय तक उसके चारों तरफ मुगल सेनापति घूम चुके होते हैं और जैसे ही हेमचंद्र विक्रमादित्य ने होश संभाला, बैरम खान ने तलवार निकाली और तलवार से तुरंत हेमचंद्र विक्रमादित्य का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। यह पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई थी। ये पूरे हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसका संबंध रेवाड़ी से था, रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम श्री कृष्ण का भाई था और श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंचारी पलवल में पड़ता है। कॉटन सिटी के नाम से पलवल, कॉटन हब के नाम से सिरसा को जानते हैं। क्लियर है? क्लियर करना है बच्चे, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। एकदम जहर तरीके से हमने और आपने पढ़ना है, एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई। लेकिन पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है उससे पहले के कुछ पॉइंट भी हम आपके सामने रखेंगे।
पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, थर्ड लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के अंदर 1761 में हुई थी। और किस किस के मध्य हुई थी तो आप बताएंगे, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और किसके मध्य हुई थी, मराठों के मध्य। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा नहीं हुआ, हरियाणा के इतिहास में बच्चे पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि मराठे और अहमद शाह अब्दाली लड़े हैं। 1761 में पानीपत में 14 जनवरी 1761 की घटना है। पानीपत के युद्ध से पहले भी मराठे और अहमद शाह अब्दाली आपस में लड़ चुके थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले अहमद शाह अब्दाली और मराठे कहां पर लड़ चुके थे तो आप बताएंगे, फरीदाबाद में। फरीदाबाद का युद्ध होता है 1754 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। लेकिन अगला ही स्टेप जो आएगा, अगला ही जो क्वेश्चन आएगा कि संपूर्ण हरियाणा पर मराठों का अधिकार कब तक हो गया था। संपूर्ण हरियाणा पर मराठों का जो अधिकार है वो 1756 और 57 तक, 1756 और 57 तक संपूर्ण हरियाणा पर मराठों का अधिकार हो गया था। और 1756-57 में अधिकार होने के बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई। इस युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था? इस युद्ध में मराठों का सेनापति हुआ करता था सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ ये पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति था। ये वही सदाशिवराव भाऊ है जिसने कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। कुरुक्षेत्र का स्थानेश्वर महादेव मंदिर जो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति ने बनवाया था, लेकिन उस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था तो मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने करवाया था। लेकिन पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची इब्राहिम खान गारदी हुआ करता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची था, वो मराठों का तोपची कौन हुआ करता था? इब्राहिम खान गारदी। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तोपची हुआ करता था। ठीक है, क्लियर है। तो ये पानीपत की 3 लड़ाइयाँ थी और आपने इन लड़ाइयों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से आपने नोट्स बनाए होंगे और जैसा हमने बताया वैसे ही आप नोट्स बनाइए। ठीक है, सभी पॉइंटों को आप लिखते हुए चलिएगा। अब एक बार बोर्ड साफ कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी पॉइंट भाई आप साथ के साथ में लिखते हुए चलिएगा, एकदम मज़ेदार। सभी पॉइंटों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। सभी पॉइंट, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। देखें, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो नाम आता है उर्दू के मशहूर शायर, उर्दू के मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली। उर्दू के मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली, जिसका जन्म 1837 में हुआ। जन्म कहाँ हुआ तो आप बताएंगे पानीपत में। उर्दू के मशहूर शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1837 में पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ। इनके गुरु का नाम था मिर्जा गालिब। इनके गुरु का क्या नाम हुआ करता था तो आप बताएंगे मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का वो एकमात्र उर्दू कवि जिसने अपनी आंखों से देखा था, या वह एकमात्र उर्दू कवि जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था, मिर्जा गालिब हुआ करता था। और ये मिर्जा गालिब किसका गुरु था? अल्ताफ हुसैन हाली का गुरु था। अल्ताफ हुसैन हाली जिसका जन्म 1837 में पानीपत में हुआ है। 1837 में अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हुआ। ये अल्ताफ हुसैन हाली जिसकी डेथ 1914 में हुई थी। जिसकी डेथ कब हुई थी? 1914 में। और इसी समय 1914 में ही हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला लगी थी।
हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला कहाँ लगी थी? झज्जर में लगी थी। और झज्जर में कब लगी थी? तो आप बताएंगे 1914 के अंदर लगी थी। बच्चे क्लियर हैं? क्लियर करते हुए चलिएगा बच्चे, मजा आएगा। उसके बाद में हरियाणा में या उर्दू अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो उर्दू अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार हाली पुरस्कार। उर्दू अकादमी का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो अल्ताफ हुसैन हाली की याद में ही दिया जाता है। और अल्ताफ हुसैन हाली की याद में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप बताएंगे हाली पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आप बता देना, हाली पुरस्कार उनकी याद में दिया जाता है। क्लियर है? उसके बाद में नाम आता है 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति, और जिसमें नाम आता है 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किसने किया था? तो आप बताएंगे इमाम अली कलंदर ने। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किसने किया था? इमाम अली कलंदर ने। भाई 1 मिनट रुके, पानी वगैरह पी लेते हैं। देखें क्या पॉइंट है। क्वेश्चन ये है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किसने किया था? तो पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया था। ऐसा बताया जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय पानीपत जिले के अंदर एक बड़ी मस्जिद हुआ करती थी, और उस मस्जिद के इमाम हुआ करते थे अली कलंदर। उस मस्जिद के जो इमाम हुआ करते थे वो अली कलंदर थे। और उस अली कलंदर के नेतृत्व में पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अब इमाम अली कलंदर और उनके समर्थकों ने सेनापति एनसन को पानीपत में मार दिया। अंग्रेजी सरकार के सेनापति एनसन युद्ध करने आए इमाम अली कलंदर से, लेकिन वो मारे गए। अब किसी अंग्रेज सेनापति का ऐसे डेथ हो जाना विद्रोहियों के द्वारा, एक तरीके से विद्रोही है, अंग्रेजी सरकार तो यही समझती होगी। अब अंग्रेजी सेनापति एनसन पानीपत में मारा गया। कौन सा सेनापति मारा गया था पानीपत में? तो आप बताएंगे एनसन, सेनापति एनसन जो पानीपत में मारा गया था। उसके बाद में और अंग्रेजी सेना ने टुकड़ियां भेजी और अंग्रेजी सेना ने फौजें भेजी, और आखिरकार क्या होता है कि इमाम अली कलंदर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में इमाम अली कलंदर को जीटी रोड के ऊपर सबके सामने फांसी दे दी जाती है, पानीपत जिले के अंदर ही। कौन से जिले में? पानीपत जिले में ही। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में नाम आता है नेस्ले कंपनी। नेस्ले कंपनी का जो कारखाना है हरियाणा में, नेस्ले कंपनी का, वो कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे समालखा के अंदर। लेकिन ये जो नेस्ले कंपनी है, ये नेस्ले कंपनी कौन से देश की है? तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड की है। कौन से देश की है? स्विट्जरलैंड की। और इस नेस्ले कंपनी की स्थापना स्विट्जरलैंड में सर हेनरी नेस्ले ने कब की थी? तो आप बताएंगे 1867 में। कब की थी? 1867 में। लेकिन नेस्ले कंपनी ने भारत में अपना उद्योग कब स्थापित किया था? भारत में अपना कारखाना कब स्टार्ट किया था? तो आप बताएंगे 1912 में। और हरियाणा के अंदर इसका नेस्ले कंपनी का जो कारखाना है वो कहां पर पड़ता है? समालखा में। और समालखा कहां है? पानीपत में। उसके बाद में नाम आता है समालखा आंदोलन। समालखा आंदोलन कब हुआ था? तो आप बताएंगे समालखा आंदोलन हुआ 1916 में। हरियाणा के अंदर जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आंदोलन हुआ जो नाम था समालखा आंदोलन। ये समालखा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? फूल सिंह के नेतृत्व में। होता क्या है कि 1916 के अंदर आपने देखा था प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था, पहला वर्ल्ड वार चला हुआ था। और उस वर्ल्ड वार के दौरान
पानीपत के समालखा के अंदर एक गोवध केंद्र खोला जाना था। मतलब जो सिपाही थे, अंग्रेजी सैनिक थे, उनके लिए मांस पहुंचाने के लिए, उनके लिए युद्ध के समय मांस दिया जाने के लिए गोवध केंद्र खोलना था। और उस गोवध केंद्र के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था और वो आंदोलन समालखा आंदोलन के नाम से जाना गया था। और वो आंदोलन 1916 में हुआ था। और वो आंदोलन बच्चे किसके नेतृत्व में हुआ था? फूल सिंह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में हुआ था? फूल सिंह के नेतृत्व में, फूल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं, अच्छे तरीके से समझने हैं। उसके बाद में अक्टूबर 1920 में पानीपत में पहली राजनीतिक सभा हुई। अक्टूबर 1920 में पानीपत में पहली राजनीतिक सभा होती है। और उस राजनीतिक सभा का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे लक्का उल्ला खान ने। अक्टूबर 1920 के अंदर पानीपत में पहली राजनीतिक सभा होती है और उस सभा का नेतृत्व किसने किया था? लक्का उल्ला खान ने उस सभा का नेतृत्व किया था। ये बच्चे आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। उसके बाद में 9 दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी, कभी महमूद गजनवी समझ ले, महात्मा गांधी पानीपत के मुस्लिमों से मिलने के लिए आते हैं। और ये मुस्लिमों से मिलने के लिए महात्मा गांधी को पानीपत में कौन बुलाता है? किसके कहने पर महात्मा गांधी पानीपत में आते हैं? तो आप बताएंगे लक्का उल्ला खां के कहने पर महात्मा गांधी पानीपत में आते हैं। पानीपत में मुसलमानों से मिलने के लिए आते हैं। 9 दिसंबर 1947 में आते हैं और यहाँ महात्मा गांधी पानीपत के मुस्लिमों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। इसी समय लक्का उल्ला खां ने कहा था, ये जो लक्का उल्ला खान है, इसने कहा था मैं तो अपने वतन में ही मरूंगा। महात्मा गांधी के सामने कहा था कि मैं तो अपने वतन में ही मरूंगा। लेकिन उस समय महात्मा गांधी ने भी एक व्यक्ति को सीख दे डाली थी। सीख मतलब एक व्यक्ति से कुछ कह डाला था। और वो व्यक्ति 1947 के समय पंजाब का मुख्यमंत्री था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, उस समय पंजाब का मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव था। गोपीचंद भार्गव से महात्मा गांधी ने कहा था अच्छे नेता हो, अच्छे प्रशासक बनो। अच्छे नेता हो, अच्छे प्रशासक बनो। महात्मा गांधी ने किससे कहा था? गोपीचंद भार्गव से। गोपीचंद भार्गव जो 1947 में पंजाब का मुख्यमंत्री था। गोपीचंद भार्गव जिसका संबंध सिरसा से है। लेकिन आपने याद रखना है 9 दिसंबर 1947 में महात्मा गांधी पानीपत के मुसलमानों से मिलने के लिए आते हैं। पानीपत में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिलने के लिए आते हैं। ये सब लक्का उल्ला खां के इशारे पर हुआ था, लक्का उल्ला खां के नेतृत्व में हुआ था। क्लियर है? चलिए एक बार साफ कर देते, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी बच्चे आपने क्लियर करना है, अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद में आगे की तरफ चले बच्चे, आगे पढ़ेंगे। आप देखें, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है उसमें नाम आता है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेशनल फर्टिलाइजर जो लिमिटेड है उसकी स्थापना, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है उस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1974 में नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी की स्थापना हुई थी। यहाँ पर यूरिया वगैरह बनते हैं, यूरिया खाद वगैरह बनते हैं, किसान यूरिया वगैरह ये सभी बनते हैं, जिसकी स्थापना 1974 के अंदर हुई थी। उसके बाद में पानीपत तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, पानीपत तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, पानीपत तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, पानीपत तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र पानीपत के आसन गांव में है। पानीपत के आसन गांव में है और 1367.80 मेगावाट से है। कितने मेगावाट से है? 1367.80 मेगावाट से। हरियाणा का एकमात्र तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र, हरियाणा का एकमात्र तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र जिसकी उत्पादन क्षमता पॉइंटों में है।
पानीपत तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र याद रखिएगा 1367.80 मेगावाट से है। पानीपत के आसन गांव में पड़ता है और ये कब बना था तो आप बताएंगे 1979 के अंदर बना था। इसी 1979 के अंदर पानीपत में स्काई लार्क पर्यटन स्थल बना था। स्काई लार्क जो पर्यटन स्थल है वो कहां पर पड़ता है तो आप बताएंगे समालखा में। और ये स्काई लार्क पर्यटन स्थल समालखा पानीपत में कब बना था तो आप बताएंगे 1979 के अंदर बना था। क्लियर है, याद रखें। उसके बाद में इसी पानीपत में बाहोली तेल शोधन कारखाना है। बाहोली तेल शोधन कारखाना, बाहोली तेल शोधन कारखाना पानीपत में कब बना था तो आप बताएंगे 1980 के अंदर। 1980 में बाहोली तेल शोधन कारखाना पानीपत में बना था, 1980 में बना था। और 1980 के अंदर ही मेवात विकास बोर्ड बना था। मेवात की स्थिति को सुधारने के लिए, मेवात को उच्च पायदान पर लाने के लिए मेवात विकास बोर्ड का गठन 1980 में किया गया था। क्लियर है, अच्छे तरीके से याद रखें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, पानीपत के अंदर एक संग्रहालय बना जिसका नाम है आध्यात्मिक संग्रहालय। आध्यात्मिक जो म्यूजियम है पानीपत में कब बना तो आप बताएंगे 1994 में। लेकिन इसी पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पानीपत के नाम से भी संग्रहालय है कि पानीपत संग्रहालय कब बना तो आप बताएंगे 2000 के अंदर। पानीपत संग्रहालय बना 2000 के अंदर। उसके बाद में इस पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कृत्रिम रबड़ संयंत्र पड़ता है। पानीपत डिस्ट्रिक्ट में जो कृत्रिम रबड़ संयंत्र है जो कब लगाया गया था तो आप बताएंगे 29 नवंबर 2013। 29 नवंबर 2013 पानीपत जिले के अंदर कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया। और ये कौन कौन से देश की सहायता से? जापान व ताइवान के सहयोग से। जापान व ताइवान के सहयोग से कृत्रिम रबड़ संयंत्र कौन से जगह पर लगाया गया? पानीपत में 29 नवंबर 2013 को। लेकिन इसी पानीपत से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी। किसने की थी? श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और श्री नरेंद्र मोदी सांसद है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हमारे यहाँ की लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे पद तक पहुँचें। और हरियाणा जो सेक्स रेशियो में सबसे कम था उसका सेक्स रेशियो भी बढ़े। सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से इसलिए की गई थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2011 की जो सेंसस है, जनगणना है, उस जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात सेक्स रेशियो वाला स्टेट हरियाणा है। और हरियाणा का 2011 के अनुसार लिंगानुपात 879 है। और उसी के कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी ताकि बेटियों अच्छा प्रदर्शन भी कर सकें और बेटियों की स्थिति हरियाणा में काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाए। लेकिन आंदोलन के बाद हरियाणा में बेटियों की संख्या काफ़ी सुधरी है, लिंगानुपात में काफ़ी सुधार भी आया है। और वर्तमान में हरियाणा का लिंगानुपात 920 प्लस है। 920 प्लस है, लेकिन 2011 के अनुसार 879 था, अब 920 हो गया है। अब 2021 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ या नहीं हुआ। अब हरियाणा का लिंगानुपात बढ़ा है या नहीं बढ़ा, इसको देखने के लिए लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड, ये लिख लीजिएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। हरियाणा में लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड कहां स्थापित किया गया तो आप बताएंगे पानीपत में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहां से हुई थी तो आप बताएंगे पानीपत से। किसने की थी? श्री नरेंद्र मोदी ने। कब की थी? 22 जनवरी 2015 को। इसी समय हरियाणा में सुकन्या समृद्धि योजना चली थी। सुकन्या समृद्धि योजना जिसकी शुरुआत भी 22 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अच्छे तरीके से ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ये पॉइंट याद रखना है।
अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रथम ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो आप बताएंगे माधुरी दीक्षित को। किसको बनाया गया था? माधुरी जो दीक्षित है उसको बनाया गया था। सेकंड ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित के बाद में कौन? परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा। और इसकी वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर बताई जाती है वो कौन है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक जिसका संबंध रियो ओलंपिक 2016 से है। ये साक्षी मलिक जिसका संबंध रोहतक के मोखरा गांव से है, रोहतक। और साक्षी मलिक जिसका जन्म रोहतक में कब हुआ था? तो आप बताएंगे सितंबर 1992 के अंदर साक्षी मलिक का जन्म हुआ था। साक्षी मलिक का जन्म सितंबर 1992 से हुआ था। और पंचकुला के अंदर जो आमों का मेला लगता है, यादविंदर गार्डन में जो लगता है, उस मेले की शुरुआत भी 1992 से ही हुई थी। और आज हम अभी पानीपत जिले का लास्ट डेट का क्वेश्चन देखेंगे कि देश का पहला वस्त्र व अनाज बैंक, भारत का पहला वस्त्र व अनाज बैंक कहाँ खोला गया था? तो देश का पहला वस्त्र व अनाज बैंक गांव सनौली में खोला गया था, 2016 में खोला गया था। याद रखिएगा, लगभग अप्रैल या जून के अंदर खुला था, गांव सनौली में खुला था। और देश का पहला वस्त्र अनाज बैंक खुला था, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में खुला था। क्लियर है? तो ये सभी पॉइंट क्लियर रखना। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब पानीपत के मंदिर, मेले, गुरुद्वारे, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते चलेंगे, पानीपत डिस्ट्रिक्ट के सभी पॉइंटों को, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। देखिए, ये सभी पॉइंट क्लियर हो गए ना आपके? अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए बच्चे, अच्छे तरीके से। आप देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देख लें एक बार। देवी का मंदिर, देवी का मंदिर और देवी तालाब का शिव मंदिर। देवी मंदिर, देवी का मंदिर या देवी तालाब का शिव मंदिर। देवी तालाब का शिव मंदिर है, ये कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना, पानीपत में, क्योंकि हम तो डिस्ट्रिक्ट पानीपत का ही जिक्र कर रहे हैं। तो ये मंदिर भी कहां पर पड़ेगा? तो आप बताएंगे पानीपत जिले के अंदर ही पड़ेगा। ऐसा ही है बच्चे। लेकिन ये देवी तालाब का शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो आप बताएंगे मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने। मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने देवी तालाब का शिव मंदिर बनवाया था, जो कहां पर है? पानीपत में। पानीपत के अंदर बस यही दो मंदिर प्रसिद्ध हैं जिनका जिक्र हमने आपसे किया है। हम प्रत्येक जिले का एक एक मंदिर बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। क्लियर है? उसके बाद में देखें, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चे आएगा उसमें नाम आता है मेला। तो देखिए, याद रखिएगा, माता का मेला लगता है। उसके बाद में पाथरी माता का मेला लगता है। पाथरी एक जगह भी पड़ती है, पाथरी माता का मेला लगता है। पाथरी माता का मेला लगता है, कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे पाथरी नामक जगह पर। उसके बाद में याद रखिएगा शिवरात्रि का मेला लगता है। वैसे शिवरात्रि का प्रसिद्ध मेला हरियाणा में कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे बाघोत में। बाघोत जहां से कौन से ऋषि का संबंध है? तो आप बताएंगे पीपलाद ऋषि का संबंध है। कौन से ऋषि का संबंध है? पीपलाद ऋषि का संबंध है बाघोत से। और उसके बाद में नाम आता है बू अली कलंदर की दरगाह का मेला। बू अली कलंदर की दरगाह का मेला। बू अली कलंदर की जो दरगाह का मेला है वो भी कहाँ लगता है बच्चे? तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर। ऐसा बताया जाता है कि जब आप अजमेर की दरगाह पर जाएंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे, राजस्थान के अंदर अजमेर जाएंगे, तो अजमेर की दरगाह पर तब तक आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तब तक आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी, तब तक आप बू अली कलंदर की दरगाह पर मत्था टेकने के लिए नहीं आते हैं। जब आप अजमेर जाएंगे तो आपको पानीपत भी आना पड़ेगा, बू अली कलंदर की दरगाह के ऊपर मत्था टेकना पड़ेगा, तभी आपकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। तो ठीक है, ये 4 मेले लगते हैं, माता का मेला, पाथरी माता का मेला, शिवरात्रि का मेला, बू अली कलंदर का मेला। उसके बाद में पहली पातशाही गुरुद्वारा।
पहली पातशाही जो गुरुद्वारा है, वो पहली पातशाही गुरुद्वारा कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे पानीपत में। लेकिन इससे पहले हमने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बताया था। उस कुरुक्षेत्र में हमने आपसे बताया था तीसरी, छठी, 9वीं, 10वीं और 7वीं पातशाही गुरुद्वारा कहाँ है? तो बताया था कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद में बू अली कलंदर की दरगाह, बू अली कलंदर की दरगाह कहाँ पर पड़ती है? पानीपत में। जामा मस्जिद कहाँ है? तो आप बताएंगे जामा मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद कहाँ है? तो आप बताएंगे पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो भी आप इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछे तो भी आप कहाँ बताएंगे? पानीपत में। रोशन अली की दरगाह, रोशन अली की दरगाह भी कहाँ है? रोशन अली की दरगाह कहाँ है? तो भी आप बता देना पानीपत में। और उसके बाद में नाम आता है गोस अली शाह की दरगाह, गोस अली शाह की दरगाह भी कहाँ है? तो भी आप बताएंगे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गोस अली शाह की दरगाह, रोशन अली की दरगाह, जामा मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, कली अलंदर का मकबरा भी, कली अलंदर की दरगाह भी कहाँ पर पड़ती है? तो आप बता देना पानीपत में। उसके बाद में नाम आता है सकाई लार्क पर्यटन स्थल, सकाई लार्क पर्यटन स्थल पानीपत में। ब्लू जे पर्यटन स्थल समालखा पानीपत में पड़ता है। और वार हीरोज मेमोरियल पार्क, वार हीरोज मेमोरियल जो पार्क है वो भी कहाँ पड़ता है? पानीपत में। और उसके बाद में नाम आता है काला अम्ब नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे पानीपत में। काला अम्ब नामक जो पर्यटन स्थल है वो पानीपत में है। लेकिन क्वेश्चन पूछ ले कि काला अम्ब नामक पर्यटन स्थल का संबंध पानीपत की कौन सी लड़ाई से है? तो काला अम्ब जो पर्यटन स्थल है पानीपत में, उसका संबंध पानीपत की तीसरी लड़ाई से है। कौन सी लड़ाई से है बच्चे? तीसरी लड़ाई से पड़ता है। क्लियर है? तो एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हम अगले जो क्वेश्चन हैं उनको क्लियर करेंगे। आप सभी लगातार देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ तक देखने के लिए पहुँचे। तो आप सभी एक बार बस देखते रहिए, अभी बस 5-7 मिनट और हैं, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा पानीपत। उसके बाद में नाम आता है अमोनिया प्लांट। अमोनिया जो प्लांट है वो कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे पानीपत में। 2G एथेनॉल प्लांट, 2G एथेनॉल प्लांट है वो भी कहाँ पर पड़ता है? पानीपत में। पेट्रोकेमिकल हब, पेट्रोकेमिकल हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पानीपत में। पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। पानीपत जो डिस्ट्रिक्ट है उसको पेट्रोकेमिकल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। और लगभग कितने करोड़ की लागत से? तो आप बताएंगे 30,000 करोड़ की लागत से पेट्रोकेमिकल हब का विस्तार किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर जो GT रोड है, ग्रांड ट्रक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, इस ग्रांड ट्रक रोड के ऊपर कोस मीनारें पड़ती है। हरियाणा में ग्रांड ट्रक रोड के ऊपर कोस मीनारें पड़ती हैं जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो शेरशाह सूरी ने यात्रियों के ठहरने के लिए, यात्रियों को दूरी बताने के लिए कुछ पिलर बनाए थे, उन्हें कोस मीनारों के नाम से जानते हैं। जब आप NH1 और NH44 से यात्रा करेंगे तो ऐसे कुछ पिलर आपको रोड के किनारे मिल जाएंगे। शेरशाह सूरी ने यात्रियों के ठहरने के लिए, यात्रियों को दूरी बताने के लिए कोस मीनारें बनवाई थी। उन कोस मीनारों को हरियाणा में कोहांड के नाम से जानते हैं। हरियाणा में कोहांड के नाम से जानते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा कोस मीनारें कौन से जिले में हैं? हरियाणा में सबसे ज्यादा कोस मीनारें पानीपत में हैं। और कितनी कोस मीनारें हैं? तो आप बताएंगे 88 कोस मीनारें पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद में पानीपत के अंदर सबसे ज़्यादा जो खनिज होता है वो कौन सा होता है? तो आप बताएंगे गंधक का उत्पादन किया जाता है। 1500 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है। 1500 करोड़ की लागत से जो प्लास्टिक पार्क है वो प्रस्तावित है। कहाँ पर? तो आप बताएंगे पानीपत में। लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड, लिंगानुपात निगरानी डैशबोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप बताएंगे पानीपत में। उसके बाद में दिव्यांगों के लिए, दिव्यांग जो हैं, दिव्यांगों के लिए आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो
तो आप बताएंगे पानीपत में। दिव्यांगों के लिए आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप बताएंगे पानीपत में। लेकिन ये आवासीय विश्वविद्यालय किस नाम से है, तो आप बताएंगे प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप बता देना पानीपत में। दिव्यांगों के लिए आवासीय विश्वविद्यालय पानीपत में, और याद रखिएगा प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी कहाँ पर पड़ता है, पानीपत में। क्लियर है, आपने बताना है प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है, पानीपत में। उसके बाद में पानीपत का एक गांव है जिसका नाम है नोथला गांव, और इस नोथला गांव में ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। ऊर्जा पार्क पानीपत के नोथला गांव में है। हरियाणा में पचरंगा अचार के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, पानीपत है। हरियाणा में सबसे ज्यादा गंधक खनिज कहां पर मिलता है, तो आप बताएंगे पानीपत में। हरियाणा में सबसे ज्यादा गंधक खनिज पानीपत में, पचरंगा अचार पानीपत में, और ऊर्जा पार्क पानीपत के कौन से गांव में प्रस्तावित है, याद रखिएगा ऊर्जा पार्क नोथला गांव में। देश का पहला महिला सब स्टेशन, देश का पहला महिला सब स्टेशन कहां खोला गया है, तो आप बताएंगे पानीपत में। देश का पहला महिला सब स्टेशन खोला गया है पानीपत में। प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना कहां की गई है, देखिए याद रखिएगा, देश का पहला महिला सब स्टेशन खोला गया है पानीपत में। प्रथम आचार्य कुलम, प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना, प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना कहां की गई है, तो प्रथम आचार्य कुलम की जो स्थापना की गई है वो ढिकाडला पानीपत में की गई है। प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना ढिकाडला पानीपत में प्रथम आचार्य कुलम की स्थापना की गई है। ये पानीपत और रेवाड़ी, जिसमें निर्यातकों को रुझाने के लिए कंटेनर डिपो हरियाणा में कहां पर बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा रेवाड़ी और पानीपत में निर्यातकों आवश्यकों को रिझाने के लिए कंटेनर डिपो बनाए गए हैं। एक बार इसको साफ कर देते हैं। आशा करता हूं कि सभी पॉइंट आप साथ के साथ में नोट कर रहे होंगे, साथ के साथ में आप लिख रहे होंगे अच्छे तरीके से क्लियर भी कर रहे होंगे आप। उसके बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा के अंदर यक्ष और युधिष्ठिर। हरियाणा के अंदर यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद से संबंधित स्थल कहाँ है, यक्ष और युधिष्ठिर से संबंधित स्थल, यक्ष और युधिष्ठिर से संबंधित जो संवाद से संबंधित स्थल है, क्षेत्र है, वो कहाँ है, तो आप बताएंगे सिंक पाथरी। कौन सा है, तो आप बता देना सिंक पाथरी है। और ये सिंक पाथरी कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर। यक्ष युधिष्ठिर से संवाद से संबंधित जो स्थल है, मतलब यक्ष और युधिष्ठिर की बातचीत से संबंधित जो स्थल है, उनसे संबंधित स्थल है, वो सिंक पाथरी पानीपत के अंदर है। कहाँ है, पानीपत के अंदर। उसके बाद में नाम आता है गगन नारंग, जिसका संबंध किससे है, निशानेबाजी से संबंधित है। उसके बाद में नाम आता है मंजीत छिल्लर, जिसका संबंध कबड्डी से है। उसके बाद में नाम आता है जाह्नवी पवार, जिसको वंडर गर्ल के नाम से जानते हैं। जाह्नवी पवार, जिसका संबंध किससे है, वंडर गर्ल से संबंधित है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जाह्नवी पवार के बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो नाम आता है मोहित अहलावत, जो याद रखिएगा सिनेमा जगत से संबंधित है। और उसके बाद में ये चीज़ें याद रखिएगा, गगन नारंग निशानेबाजी से, मंजीत छिल्लर जिसका संबंध कहाँ से है, तो कबड्डी से। जाह्नवी पवार जिसको किस नाम से जानते हैं, वंडर गर्ल के नाम से। मोहित अहलावत जिसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप बताएंगे सिनेमा जगत से मोहित अहलावत का संबंध है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और पानीपत जिले का जो नेक्स्ट व्यक्ति से संबंधित पॉइंट आता है, वो नाम आता है नीरज चोपड़ा।
नीरज चोपड़ा जेवलियन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित है। तो ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट था। हमने पानीपत डिस्ट्रिक्ट के बारे में सभी पॉइंटों को, एक एक कड़ी को हमने अच्छे तरीके से क्लियर किया है। अच्छे तरीके से हमने सभी पॉइंटों को समझा है, एकदम जहर लैंग्वेज में, एकदम साधारण भाषा में, आसान भाषा में पढ़ा है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो जितने भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हैं, जितने भी स्टडी ग्रुप में आप हैं, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप यदि शेयर करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो अच्छी बात होगी। अभी सब्सक्राइबर कम हैं। आपके लिए कोर्स आज भी फ्री है, आगे भी बिल्कुल फ्री रहेगा। लेकिन आप बस छोटा सा काम ये कर दीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं आप उनको बोलें कि ये वीडियो देखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।